हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा लेबर लॉ, कोड है 4002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। अब से पहले आपके 9 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपकी करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। आपको 9 क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। कमेंट आती हैं कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बता दीजिए। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराता हूं, वही वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता हूं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होती हैं, जहां से आपका पेपर 85% टू 95% पेपर हो जाता है। करना किस तरह से है, तैयारी कैसे करनी है, वो आपको पता है। आप किस तरह से अपने आप को तैयार करते हो, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितना आपसे बोला जाए इतना कम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। देखो, हमारे संविधान में, हमारे कानून में, हमारे लॉ में एक शब्द को लिया गया है लिंग। लिंग के अंतर्गत कैटेगरी 3 आती हैं: पुरुष, महिला और आप जानते हो, ठीक है, ए बी। इसमें तीनों में है। अब हम बात करते हैं लिंग के अंतर्गत इन तीनों को ही रखा गया है, लेकिन इसको हम अवॉइड करते हैं अक्सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो की, पुरुष और महिला। इसमें लिंग में पुरुष और महिला में कोई भी विभेद नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब दोनों को समान अधिकार हैं। क्या है? समान अधिकार हैं। ये नहीं है कि पुरुषों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, महिलाओं को कम है, कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं और पुरुषों को कम है। दोनों ही पक्षों को लिंग के अनुसार समान अधिकार दिए गए हैं। किसी में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है कानूनी तौर पर, ठीक है। A+B आप किन्नर जानते होंगे, ठीक है। इनको भी कोई भेद, इनके साथ भी कोई भेद नहीं किया गया है, ठीक है। कानूनी विधि के अनुसार अगर कोई सुविधा हम सामान्य व्यक्ति को, जो सुविधा हमको मिल रही हैं वही सुविधाएं इनको मिलेंगी। लेकिन अब बात आती है थोड़ी इनसे हटते हुए। मैंने इनको थोड़ा अवॉइड क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे कहानी दूसरी है। पुरुषों को और महिलाओं को समान अधिकार है, लेकिन इस क्वेश्चन में महिलाओं को कुछ अधिकार अधिक दिए गए हैं। वो किस आधार पर हैं उनको देखते हैं। भाई, सभी को अधिकार समान है, यहाँ पे समान अधिकार है, लेकिन इस क्वेश्चन में महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के अधिकार अधिक हैं। अब क्वेश्चन उठता है क्यों। क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उसके पेट में कोई शिशु होता है, ठीक है, उस समय में उस महिलाओं को पुरुषों से अधिक अधिकार मिलते हैं, क्योंकि पुरुष कभी इस प्रकार की स्थिति में नहीं होते हैं कि उन्हें इस प्रकार का लाभ दिया जाए। अगर कोई महिला किसी उद्योग में, किसी संस्था में, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र सरकार की हो या वो प्राइवेट हो, राज्य संस्था हो यानी कंपनी हो, राज्य कंपनी हो, केंद्र की कंपनी हो, या कोई प्राइवेट हो, या कोई अन्य संस्था हो जहां पे महिलाओं का योगदान है, प्राइवेट या सरकारी, वहां पर जो महिलाएं हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं, प्रसूति काल में हैं, तो उन्हें महिलाओं की समस्याओं से संबंधित अलग से अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिंग से संबंधित महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं।
अब बात करते हैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। इसमें जो अधिक अधिकार दिए गए हैं वो किसके अंतर्गत दिए गए हैं? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ठीक है। और ये अधिनियम है 1961, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमारे कानून में लिंग को बताया गया है, लिंग के अंतर्गत तीनों को विभक्त किया गया है। तीनों में हमने ए बी को अवॉइड किया है जो किन्नर हैं। हमने पुरुष और महिलाओं को लिया है, इनमें भेद विभेद नहीं किया गया है, नहीं है। समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकार अधिक हैं। क्यों? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत राज्य में, केंद्र में, प्राइवेट या अन्य संस्थाओं के अनुसार जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या कोई महिला संबंधी समस्या से पीड़ित होती है उस समय में। अब इस क्वेश्चन को हम आगे समझेंगे। कब दी जाती है, क्यों दी जाती है, कितने समय के लिए दी जाती है, किस स्थान पर लागू है। भाई भारत में कुछ कानून ऐसे होते हैं, कहीं पर लागू होते हैं, कहीं पर नहीं लागू होते। किस स्थान पर लागू है, ठीक है। प्रवर्तन काल क्या है, यानी लागू, लागू किस स्थान पर है ये अलग बात है, और लागू कब हुई, परिवर्तन यानी चालू कब हुई, वो अलग बात है, ठीक है। ये देखेंगे और इसके अन्य कार्य और महत्वों को भी देखेंगे। अन्य कार्य व महत्व। एक चीज और बता देता हूं, इस क्वेश्चन को देखो, आपका डाउट बना रहेगा आगे जाके, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, सही है। इस वाले क्वेश्चन को ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होना। मैं बार बार बोलूंगा कि पार्ट 2 में देखना, पार्ट 2 में देखना, और जब पार्ट 2 को कराएंगे तो मैं बार बार बोलूंगा पार्ट 1 में इसकी चीजों को देखना, पार्ट 1 में देखना। तो आप कंफ्यूज ना होना। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कमेंट अब भी आती हैं बच्चों की, कहते हैं कि सर आप एडवांस बातें करते हो। भाई देखो, यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है आपकी नॉलेज के लिए, आपके पेपर के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर मेरा कोई भी हित नहीं है कि जहां से मुझे कोई बेनिफिट हो रहा हो ज्यादा बात करने से या घुमाने से, ठीक है। प्रॉपर आपके लिए ही बात की गई है। लेकिन आपसे मुझे छोटी सी शिकायत है, आपसे बस, आप लाइक नहीं करते हो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर लाइक करोगे तो बहुत जल्दी आपकी वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन है हमारा 10, मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम 1961 की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देश्य बताइए। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम या प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 पर एक निबंध लिखिए। आप कंफ्यूज ना होना, परेशान ना होना, क्वेश्चन आपका इसी तरह से एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी भारत की कई प्रांतीय सरकारों, देखो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारा जो भारत था वो प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर बोला है कई प्रांतीय सरकारों द्वारा विभिन्न मातृत्व हित लाभ अधिनियम पारित किए गए थे। मतलब हमारा देश 1947 को स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, उससे पहले भी महिलाओं से संबंधित, महिला से संबंधित नियम लागू थे, ठीक है। सर्वप्रथम बंबई प्रांत में
मातृत्व हित लाभ अधिनियम पारित किया गया था। सबसे पहले कहां पे पारित किया गया था? बंबई प्रांत में, फिर मध्य प्रांत, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, बिहार प्रांत, केरल, उड़ीसा तथा राजस्थान में मातृत्व हित लाभ अधिनियम पारित किए गए थे। उक्त सभी अधिनियमों में नियोजक के दायित्वों को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। देखो यहां पे बोला गया है आजादी से पहले भी महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, सुविधाएं थी, और ये सबसे पहले मुंबई में लागू की गई थी। उसके बाद इन प्रांतों में क्रमशः इनमें भी लागू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, देखो इन चीजों को आपको याद करना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 पारित होने पर प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने का दायित्व निगम पर अधिरोपित किया गया। एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 पारित होने पर प्रसूति प्रसुविधा प्रदान करने का अधिकार दायित्व निगम पर आरोपित किया गया। जब कोई महिला राज्य, केंद्र, प्राइवेट, सार्वजनिक या अन्य किसी संस्था में यानी कंपनी में, उद्योग में, जहां से वो कार्य कर रही है, ठीक है, वहां पर कार्य करते समय ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय सरकार ने 1941 में खान में काम करने वाली महिला श्रमिकों के लिए एक अधिनियम पारित किया था। देखो सुनो, हमने बोला था कि आजादी से पहले भी महिलाओं के लिए स्पेशल अधिकार दिए गए थे। 1941 में 1941 में खान में काम करने वाली महिलाओं श्रमिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ठीक है, इन विशेषताओं को दूर करके समरूपीय व्यवस्था प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने 1961 में वर्तमान प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया। 1947 में एक एक्ट आया था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में आया था। उससे पहले आजादी से पहले 1941 में आया था। उसके बाद ऐसे देखो 1941, 1948 और 1961 इस प्रकार से आया था। ये आजादी से पहले हो गया, ये आजादी के बाद, और फिर इसमें एक संशोधन हुआ था। ये क्या है? संशोधन द्वारा। अब चलते हैं हम आगे। आगे चलने से पहले एक आपको हल्का सा पॉइंट दे देता हूं, जिससे जब हम क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमारी समझ में बहुत आसानी से आएगा। ये जो सुविधाएं थी, जो प्रसूति यानी महिलाओं से संबंधित जो सुविधाएं थी, अधिकार जो महिलाओं को थोड़े ज्यादा दिए गए थे, ये कार्यरत महिलाओं को दिए गए थे। कार्यरत, जो महिलाएं कार्य कर रही थी, कार्य करने वाली महिलाएं। ठीक है, चाहे वो राज्य में कार्यरत हो, केंद्र में कार्यरत हो, प्राइवेट या अन्य किसी सार्वजनिक कंपनी या संस्था में कार्यरत हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है अधिनियम का क्षेत्र अधिकार। यह अधिनियम पहले जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था, लेकिन 1970 के अधिनियम द्वारा इसे जम्मू एवं कश्मीर पर भी लागू किया गया। वर्तमान में यह संपूर्ण भारत पर लागू है। इसे केंद्र व राज्य अपने अधीन उद्योगों पर लागू कभी भी कर सकती है। देखो, इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात कुछ नहीं है, इसमें साधारण सी चीज है। ये जो अधिनियम है पहले संपूर्ण भारत पर लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था।
1970 में संशोधन हुआ, फिर ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। तीसरा इसमें क्या बोला गया है, इसे केंद्र व राज्य अपने अधीन उद्योगों पर लागू कभी भी कर सकती है। जो राज्य है और जो केंद्र है, इसके अंतर्गत जो भी संस्थाएं, कंपनी, उद्योग आते हैं, उन पर भी कभी भी लागू कर सकती है। जो नए बने हैं या जिन पर लागू नहीं है, हालांकि लागू सब पर है, इनमें उतार चढ़ाव कर सकती है। आगे चलते हैं। इसमें और एक्सप्लेन करने वाली कोई समस्या नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आई हो। दूसरा है, अधिनियम कहां लागू होगा? धारा 2 के अनुसार ये अधिनियम कारखाना, खान, बागान जिनमें सरकारी स्थापना भी सम्मिलित है तथा अश्वारोहण, कौशल प्रदर्शन, नटीय कलाबाजी इत्यादि में भी लागू होता है। जहां कहीं इस प्रकार के कार्य हैं जहां पर कौशल दिखाया जा रहा है, जैसे अब हमारे देश के जो युवा हैं वो स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, कला में भाग ले रहे हैं, या कोई संस्था है जो समाज सेवी हैं, भाई वे कंपनी तो कोई है नहीं, उस स्थान पर जो सांस्कृतिक हैं या खेल से संबंधित हैं, विज्ञान से संबंधित हैं या अनुसंधान से संबंधित हैं, भाई यहां पे कोई सामान तो बन नहीं रहा है यहां पे, और अन्य ऐसी बहुत चीजें हैं जो आप सब जानते हो। अगर यहां पर कोई महिलाएं हैं उनको भी ये सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कोई शिक्षिका होती हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है, अधिनियम कहां लागू नहीं होगा? यह अधिनियम दूसरा लाभ लेने से इनकार करता है। धारा 3 के और 5 के में अन्यथा रूप में उपबंधित किए जाने के अलावा इस अधिनियम में उपबंधित कोई बाल किसी ऐसे कारखाना या अन्य स्थापना पर लागू नहीं होगी जिन पर कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबंध लागू होते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया था, यहां पर एक एक्ट था 1948, अगर जहां पर 1948 के एक्ट के कुछ उपबंध लागू होते हैं वहां पर ये लागू नहीं होगा। दूसरी बात, 1948 में कुछ ऐसी धाराएं होंगी जिन पर ये लागू नहीं होता होगा, कुछ धाराएं ऐसी होंगी। ठीक है, ये नहीं है कि पूरे एक्ट पर ही लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने उसे पूरा पढ़ा नहीं है, आपने पूरा पढ़ा नहीं है, तो कोई भी हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये 1948 पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, कुछ धाराओं को छोड़कर वहां पर लागू नहीं होता है। आगे चलते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है, प्रसूति अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कुछ प्रतिष्ठानों में बच्चों के जन्म से पूर्व एवं पश्चात महिलाओं के नियोजन को विनियमित करना तथा उन्हें मातृत्व लाभ या अन्य लाभ प्रदान करना है। ठीक है, हालांकि ये जो 3 है, 3 का ही पॉइंट है ये 4 वाला, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए मैंने 4 पॉइंट बना दिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है, प्रसूति अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ प्रतिष्ठानों में बच्चों के जन्म के पूर्व और पश्चात महिलाओं के नियोजन को विनियमित करना तथा उन्हें मातृत्व लाभ या अन्य लाभ प्रदान करना है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पर जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको यहां पर ऐसे लाभ मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, यह अधिनियम नियोजन में स्त्री पुरुषों के लिंग यौन संबंधी कोई भेदभाव नहीं करता। देखो ये जो अधिनियम है ये महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करता है। कोई भी एक्ट, कोई भी नियम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन महिलाओं की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पुरुषों में नहीं होती हैं, तो महिलाओं को उस स्तर पर थोड़ा सा अलग लाभ दिया जाता है।
भारतीय संविधान में वर्णन है कि केवल लैंगिक स्तर पर भेदभाव करना गलत है। जैसा कि मैंने बताया है, लैंगिक स्तर पर मतलब आप पुरुष हो, महिला हो या A+B के सदस्य हो यानी किन्नर हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 के समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत ने महिलाओं की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा संविधान 39 हमसे कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। जिस कार्य के लिए जितना वेतन पुरुष को मिल रहा है उतना ही वेतन महिला को मिलना चाहिए, यानी वेतन कैसा हो, समान हो। ठीक है, एक जैसे काम के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। भेदभाव नहीं करता है, लेकिन महिलाओं की थोड़ी समस्याएं ज्यादा रहती हैं प्रसूति काल में। ठीक है भाई, आप सब समझदार हो, शिक्षित हो, मेरे से भी बड़े हो और मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो भी हो, आप सब जानते हो कहने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्रियों को विशेष अधिकार समान, देखो एक तो होती है समानता, एक होती है समानता। स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में कुछ अधिकार मानवता व सामाजिक दृष्टि से अधिक दिए जाते हैं, जैसे प्रसव काल से पूर्व, प्रसव काल में तथा प्रसव के बाद। प्रसव का मतलब आप सब शिक्षित हो, मैंने बता दिया है क्या है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तथा अन्य स्त्री रोगों में पुरुषों से भिन्न अधिकार प्रदान किए जाते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं हमारी माता बहनों में जो पुरुषों से अधिक अधिकार पाने की अधिकारिणी होती हैं। ठीक है, नंबर 8, प्रसूति प्रसुविधा की अधिकारिणी स्त्रियां। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां पर ये जो एक्ट है, ये जो क्वेश्चन है, कहता है कि प्रसव काल में यानी गर्भवती होने के समय पे जो सुविधाएं दी जाएंगी वो पुरुषों से अधिक होंगी। ठीक है, दूसरी बात, जब कोई महिला प्रसव काल के समय में नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो नेचुरल रूप में उनमें रहती हैं, तो उस समय भी उनको अलग से अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, प्रसूति प्रसुविधा की अधिकारिणी स्त्रियां, इसमें सिर्फ वे स्त्रियां मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी जो स्थापन में नियोजित हैं। देखो इसको सुनो, मातृत्व लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी सिर्फ वही होंगी जो कहीं पर कार्य कर रही होंगी। ठीक है, और जो पिछले 1 साल में कम से कम 80 दिनों तक नियोजक के अधीन कार्य कर चुकी हैं। देखो इस बात से एक आपका कंफ्यूजन बड़ा होगा, यहां पे बोला गया है सिर्फ उन महिलाओं को यह लाभ मिलेगा जो कार्यरत हो। कार्यरत यानी कहीं पर जॉब कर रही हो या कार्य कर रही हो, सिर्फ ये लाभ उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि ये लाभ, ये छुट्टी, भाई एक बात बताओ, कोई महिला, एक चीज समझो, एग्जांपल ए है और ये बी है, ये तो घर है और ये क्या है, कंपनी, जहां पर कोई भी कंपनी का मतलब जहां पर महिला काम कर रही है। ठीक है, कोई महिला बी महिला घर पर है तो उसे छुट्टी लेने की क्या जरूरत है भाई, उसे सुविधा लेने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी घर पे ही है, रेस्ट कर रही है, अपनी दवा या इलाज करा सकती है। एक महिला काम पर है तो भैया उसे रेस्ट की जरूरत है, उसे छुट्टी लेने की जरूरत है, तो ये जो सुविधा है महिलाओं को मिलेगी। अब बात करते हैं कि प्रसूति से संबंधित अन्य सुविधा फिर घर वाली महिलाओं को क्यों नहीं मिलेंगी। भाई ये जो एवा महिला है, यहां से छुट्टी लेकर, एक कंपनी से छुट्टी लेकर, ये भी तो अपने घर ही जाएगी। ठीक है, कहां पे जाएगी, घर जाएगी। ये तो है नहीं कि कंपनी में ही छुट्टी बिताएगी या वहीं पे अपने बच्चे को जन्म देगी या कोई समस्या है तो वहीं पर रहेगी, नहीं, ये भी घर पर ही जाएगी। घर जाने के बाद ए और बी को समान जो कानूनी व्यवस्था है, जो संपूर्ण भारत में जो व्यवस्था है वो समान रूप से दोनों को मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कंपनी मालिक की तरफ से अलग से इनको
सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सिर्फ वे स्त्रियां मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी जो स्थापन में नियोजित हैं और जो पिछले 1 साल से कम 80 दिन तक नियोजक के अधीन कार्य कर चुकी हैं। यानी कि कम से कम 1 वर्ष से कार्य कर रही हों या मातृत्व काल से पहले 80 दिन लगातार उन्होंने या 80 दिन कार्य किया हो छुट्टियों को छोड़ते हुए। ठीक है, आगे इन 80 दिनों में वे दिन भी गिने जाएंगे जिन दिनों में उसे काम पर से लौटाया गया है। कि अब बोलते हैं ना कि आज कंपनी में काम नहीं है या किसी कारण से कोई छुट्टी है, तो आप ये ना सोचना कि 80 दिन लगातार, छुट्टी भी हो सकती है, हॉलीडेज भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन वंक्शन भी हो सकता है या कोई अन्य कारण से महिला नहीं जा पाती है, तो वो 80 दिन में ही गिना जाएगा। आगे चलते हैं। इस बात को तो आप समझ गए होंगे। जो घर पर जाने के बाद महिलाओं को जो समान अधिकार है वो तो सभी को मिलेंगे, विधि के अनुसार सभी के लिए समान है। लेकिन जो कंपनी में कार्यरत महिला हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो अपनी तरफ से इनको कुछ लाभ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नंबर 9 है मातृत्व लाभ न पाने वाली स्त्रियां। धारा 18 के अनुसार किसी गंभीर दुराचरण की दोषी पाए जाने वाली स्त्रियां मातृत्व लाभ पाने की हकदार नहीं होंगी। गंभीर दुराचरण से तात्पर्य प्रसव के बाद 6 सप्ताह के अवकाश में अन्य स्थान पर काम करती हैं जिस समय आराम होना चाहिए था। अब देखो, कंपनी का जो मालिक है, मतलब आपको समझने के लिए ये कानून क्या कहता है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम सेक्शन 18 क्या कहता है, कंपनी का मालिक या इस अधिनियम के द्वारा कोई भी महिला तब लाभ नहीं पा सकती। आपने छुट्टी ली है इस कारण से कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरा प्रसव काल है, प्रसूति काल है और मुझे आराम की जरूरत है। आपको छुट्टी दे दी गई है, आपको लगातार तनख्वाह भी दी जा रही है, आपको सभी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, आपने क्या करा, छुट्टी के बाद आप किसी अन्य स्थान पर जाके आप जॉब करने लगी। ठीक है, कि उनको क्या पता चल रहा, मेरी तो तनख्वाह आ ही रही है, सुविधा मुझे प्राप्त हो रही है, क्यों ना मैं इन दिनों में मैं अच्छी तरह से अभी परेशान नहीं हूं, तो क्यों ना, या मैं अच्छी तरह से और कुछ दिन कार्य कर सकती हूँ, अच्छी तरह से और कुछ दिन कार्य कर सकती हूँ, तो वो अन्य जगह पे कार्य करती है और उसका पता चल जाता है कि ये महिला कहीं अन्य जगह जाकर कार्य करती है या कार्य कर रही है, तो उसे इस प्रकार का लाभ प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, छुट्टी मिली, छुट्टी में आप कहीं और कार्य करते हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 10, यह अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि गलत प्रमाण पत्र देकर मातृत्व लाभ लेना अनैतिक एवं अवैधानिक है। देखो, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं झूठ बोलकर या झूठ दस्तावेज दिखाकर कहती हैं कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है या मेरी जो प्रसव स्थिति है या जो महिला समस्या है वो बहुत ज्यादा है। भाई कोई व्यक्ति इस प्रकार से तो जांच करेगा नहीं, वो नकली कागज लाके उसने दे दिया, उसने मान लिया, उससे बहसबाजी थोड़ी करेगा। भाई कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं महिलाओं की जो डिस्कशन नहीं की जा सकती और उसने मालिक ने उसे छुट्टी दे दी। लेकिन महिला की जो माली हालत है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, पैसे की तंगी है, उसने सोचा कि यहां से झूठ बोलकर यहां से तनख्वाह मिलती रहेगी, मैं दूसरे स्थान पर जाकर और लाभ प्राप्त करूंगी, तो इस प्रकार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, ये अनैतिक है, अवैधानिक है, इनको दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार जब कोई महिला कृत्रिम गर्भपात कराती है तो उसे मातृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, एक तो हो गई झूठे दस्तावेज दिखाकर छुट्टी प्राप्त करना और दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करना, तब नहीं मिलेगा लाभ। पहला तो अन्य जगह काम करना, अन्य स्थान पर काम करना कार्य। दूसरा, गलत दस्तावेज दिखाना। तीसरा,
कहते हैं ना कि जन्म से पहले बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उस प्रकार से गर्भपात कराना। गर्भपात कराना बच्चे के 3 या 4 महीने की स्थिति, मतलब 3 या 4 महीने होने पर बच्चे का गर्भपात करा देना, पेट में ही बच्चे को मरवा दिया जाना, उस स्थिति में महिला को लाभ नहीं मिलेगा, तो उसे मातृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा तथा उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा। अगर कोई महिला झूठ बोलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करती है प्रसूति का लाभ लेकर, या गलत दस्तावेज देती है, या गर्भपात कराती है, समय से पहले बच्चे को गर्भपात कराती है, तो उनको भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा। निष्कर्ष, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि इस अधिनियम की भूमिका से प्रकट होता है, बच्चों के जन्म से पूर्व और पश्चात स्त्रियों को लाभ प्रदान करता है, न कि किसी लिंग में भेदभाव इत्यादि। यहाँ पर फिर लास्ट में बोला है, ये महिलाओं को थोड़ा अधिक अधिकार इसलिए देता है कि वो प्रसूति प्रसुविधा का लाभ ले सकें, गर्भवती महिला थोड़ा सा लाभ ले सकें, ना कि कोई भेदभाव करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने की बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश की है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है। क्या है? पार्ट 1। पार्ट 2 आपका बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।